Assalamualaikum, dear students. So we are back with another video. This is Tabitha and welcome to Learn with Tabitha. So आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। यूनिट 1 है हमारा प्लांट सिस्टम्स। पेज 17 के ऊपर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मेंशन हैं, हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपके मैक्सिमम 2023 से लेके 2025 तक अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं, सेकेंड टर्म के हो या फाइनल टर्म के हो, दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन योर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको आपने कॉन्सेप्ट जो है इसका बेसिकली समझ लेना है कि क्या है, और उस तरह से फिर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इन योर एग्जामिनेशंस। तो क्या है जी, क्वेश्चन है, पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन उन्होंने डिमांड किया है, व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स। आपने ज़्यादा नहीं लिखना, कम नहीं लिखना, आपने एग्जैक्टली 3 फंक्शंस ही बताने हैं। रूट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपने टू द पॉइंट बात लिखनी होती है, क्योंकि इसके मार्क्स भी कम होते हैं और पेपर में क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड होता है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कोशिश करनी है कि क्वेश्चन का आंसर आप टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा स्टोरीज इसके अंदर ना लिखें। ठीक है, जो आपसे डिमांड की गई है क्वेश्चन में, आपने वो ही लिखना है। सो क्वेश्चन है 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स, तो हम लोग 3 फंक्शंस ऑफ रूट्स ही बताएंगे। पहला फंक्शन है जी, रूट्स एंकर द प्लांट फैमिली इन द सॉइल। रूट क्या करते हैं, प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखते हैं सॉइल के अंदर। सेकंड क्या है, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये वाटर और मिनरल्स प्लांट जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फिर अपने नरिशमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज़ करता है। ठीक है, और थर्ड चीज़ है कि रूट्स क्या करते हैं, दे स्टोर फूड इन सम प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैरेट एंड रेडिश। क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इस फूड को जो एब्ज़ॉर्ब किया जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अंडरग्राउंड रूट्स होती हैं, कैरेट्स होती हैं, रेडिश होती हैं। ये जो है फूड जो सारा सॉइल से एब्ज़ॉर्ब किया जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं और आपको एज़ अ वेजिटेबल की फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टोमेटो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन है कि स्टोमेटा किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स के ऊपर, और ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं ताकि वो प्लांट के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स यही एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ उसको क्या चाहिए होती है, वाटर तो आपको पता चाहिए होता है। ठीक है, सनलाइट चाहिए होती है, और ये सारी चीज़ें मिल के जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करने में हेल्प करती हैं। इससे क्या होता है, स्टोमेटा जो है दे ऑल्सो हेल्प इन रिलीजिंग ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। तो ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ किया जाता है कि वो प्लांट के अंदर एंटर हो, बल्कि ये ऑक्सीजन को रिलीज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। So now moving on to the next question, which is why respiration takes place in plant respiration, plants के अंदर क्यों होती है। भाई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जैसे ज़रूरी है प्लांट के लिए, वैसे रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। रिस्पायरेशन क्या कहते हैं, टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, ताकि फूड से जो एनर्जी प्लांट के अंदर आ रही होती है उसको वो रिलीज़ कर सके। ये एनर्जी जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर 3, और ऑप्शंस हैं आपके पास, और आप लोगों ने हर ऑप्शन के अंदर बताना है कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है, ह्यूमन और अदर एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, और एटमॉस्फेयर के लिए क्यों फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के लिए पढ़ लेते हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। वेल, फोटोसिंथेसिस प्लांट को हेल्प करता है ताकि वो अपना फूड बना सके, और विच इज़ नेसेसरी, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, ये इसके
इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के थ्रू ही बनाते हैं, इसलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट की ग्रोथ होती है और प्लांट अपना नेचर के अंदर, अपनी सराउंडिंग के अंदर सर्वाइवल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन और अदर एनिमल्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन ह्यूमंस और अदर एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? वेल, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो ह्यूमन और अदर एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है ताकि वो ब्रीथ कर सकें। प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, वो हमारे लिए एज अ खाना अ, अ, बनता है, ठीक है? और ये फूड और सीरियल्स जो हैं ना सिर्फ प्लांट्स यूज़ करते हैं, बल्कि ये फूड और सीरियल एनिमल्स भी और ह्यूमन बीइंग्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ह्यूमन और अदर एनिमल्स के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स ये सिर्फ प्लांट्स के लिए फूड नहीं बनाते हैं, बल्कि एनिमल्स के लिए एक तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, सबसे पहले ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, दूसरा प्लांट्स जो वेजिटेबल और फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ना सिर्फ प्लांट्स यूज़ करते हैं, बल्कि वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के भी यूज़ में आता है, ठीक है? अब एटमॉस्फेयर के लिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? भई, अब जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर रहे हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, दे हेल्प मेंटेन द कार्बन साइकिल इन द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जो कार्बन साइकिल हम लोगों ने स्टडी किया है इन आवर प्रीवियस एक्सप्लेनेशन वीडियोस, वो उसको मेंटेन रखने के लिए ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़रूरी है, और ये जो हमारी एयर के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है, उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक दफ़ा से दोबारा मैं समराइज़ कर देती हूँ। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है कि उसके लिए उनके लिए फूड बनाता है ताकि वो अपना ग्रोथ और सर्वाइवल कर सकें। एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्यों ज़रूरी है? एक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है, वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की ब्रीदिंग के लिए, उनकी रिस्पायरेशन के लिए ज़रूरी है, और जो खाना प्लांट्स बनाते हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, एटमॉस्फेयर के लिए क्यों ज़रूरी है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दे हेल्प मेंटेन द कार्बन साइकिल, प्लस इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं, तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है कि जो वर्डिंग्स मैंने यूज़ किया है वही वर्डिंग्स आपने भी यूज़ करनी है। यू कैन यूज़ इन योर ओन वर्ड्स द सेम, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए। मैं हर दफ़ा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बात आप चाहे जैसे मर्ज़ी जिस मर्ज़ी स्टेटमेंट में जो आपको ईज़ी लगती है अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। मेरी तरफ से या किसी भी साइंस टीचर की तरफ से आप लोगों को कोई कंपल्शन नहीं होती है कि जैसा हमने आपको लिख के दिया है नोट्स में, आपने वर्ड टू वर्ड वैसा ही लिखना है। आप खुद से लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खुद से लिख लें, ठीक है? वर्डिंग्स कैन बी डिफरेंट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि आपने ज़ाइलम और फ्लोएम को कंपेयर करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना है, ठीक है? तो जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप डिफरेंस बता दें या कंपैरिजन कर दें, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करें कि एग्ज़ाम में आप लोग टेबल फॉर्म में लिखें। जब आप टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा आपका इम्प्रेशन पड़ता है कि इस बंदे को क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में सारे बच्चे लिख सकते हैं, लेकिन टेबल फॉर्म में कोई-कोई लिख सकता है। तो टेबल फॉर्म में क्या होता है, एक तो आपका पेपर जो है बहुत अच्छा अट्रैक्टिव नज़र आता है, जिसकी वज़ह से इम्प्रेशन आपका जो है पेपर का बहुत अच्छा पड़ता है। सेकेंडली, इससे एग्ज़ामिनर को ये पता चल जाता है कि इस बच्चे ने अगर टेबल फॉर्म बनाया है, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बच्चे को आता होगा, ठीक है? और ये याद करना भी बेसिकली ईज़ी रहता है। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है इन व्हिच यू हैव टू टेल अबाउट 2 थिंग्स, उनको कंपेयर करना है या उनका डिफरेंस लिखना है, तो डू अटेम्प्ट इट इन द टेबल फॉर्म। इस तरह से हेडिंग में करेंगे तो थोड़ा-सा वो जो है ना पेपर का इंप्रेशन आपका अच्छा नहीं लगता है। इंप्रेशन आपका हमेशा जो है इन क्वेश्चंस का टेबल फॉर्म में अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। ज़ाइलम और फ्लोएम के फंक्शन क्या है,
जाइलम का फंक्शन है कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का फंक्शन है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम की डायरेक्शन क्या होती है? जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है रूट से लीफ की तरफ, लेकिन फ्लोएम जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बोथ वेज होती है, वो डाउनवर्ड भी जाता है और अपवर्ड भी जाता है। जाइलम के जो सेल्स हैं उनके टाइप किस तरह की होती है? डेड सेल्स होते हैं, फ्लोएम जो है लिविंग सेल होता है। और मटेरियल किस तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के अंदर? वाटर एंड मिनरल्स जो कि रूट की तरफ से जाते हैं, और फ्लोएम में क्या होता है? फूड जो कि ग्रीन पार्ट्स जो है प्रिपेयर करते हैं वो मटेरियल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम की वेसल्स जो है कौन-कौन सी होती हैं? वेसल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, ट्रैकाइड्स होते हैं। फ्लोएम की वेसल्स जो हैं वो सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं और पैरेन्काइमा होता है। जाइलम की लोकेशन क्या होती है कि ये वास्कुलर बंडल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग प्रीवियस एक्सप्लेनेशन वीडियोस में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि जाइलम की जो लोकेशन है वो बेसिकली उसके स्ट्रक्चर के रूट्स के या स्टेम के स्ट्रक्चर के वास्कुलर बंडल के बीच में होती है, ठीक है? लेकिन फ्लोएम की जो लोकेशन होती है इट इज़ यूजुअली ऑन द आउटर साइड ऑफ द वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल के आउटर साइड्स पे होती है फ्लोएम की लोकेशन, और वास्कुलर बंडल्स के सेंटर में जाइलम की लोकेशन होती है। सो आई होप कि ये जो है आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फंक्शन क्या है जाइलम का? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, अपवर्ड डायरेक्शन सिर्फ होती है। टाइप होती है डेड सेल्स होते हैं ऐसे मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वाटर और मिनरल्स जो कि रूट से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वेसल्स होती हैं, कौन सी वेसल्स होती हैं? फाइबर्स और ट्रैकाइड्स होती हैं। और लोकेशन क्या है जाइलम की? इन द सेंटर ऑफ वास्कुलर बंडल्स। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ सेल किस तरह के होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो फूड जो कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स बनाते हैं, वो फूड जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेसल्स कौन सी होती हैं? इसकी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन और पैरेन्काइमा। और लोकेशन क्या होती है? ऑन द आउटर साइड ऑफ वास्कुलर बंडल्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट के उसमें है तो इसको भी हम टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे। फीचर जो है पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट्स में होता है, और रिस्पायरेशन लिविंग सेल्स में होता है। कब होता है? व्हेन इट अकर्स। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम होता है, रिस्पायरेशन डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। फोटोसिंथेसिस की ऑर्गेनेली कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट होती है, और रिस्पायरेशन की सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसके बाद रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होते हैं दे आर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और रिस्पायरेशन के कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जो प्रोडक्ट इन एंड फॉर्म में बनता है फोटोसिंथेसिस का वो होता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और रिस्पायरेशन का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी। और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप लोग अपनी बुक्स के अंदर देखें डायग्राम पेज नंबर 14 पे होगा, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ कोशिश कीजिए कि डायग्राम ज़रूर बनाएं, ताकि आपके जो पेपर का इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा बने। सो दिस इज़ द डायग्राम। इसमें आप देख लें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर रिएक्ट हो रहे हैं, प्लस एनर्जी जो है क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस हो रही है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है? दिस इज़ अनदर डायग्राम। ये आप लोगों को और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, नाइट टाइम में रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑन पेज 17 हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है। एक डायग्राम आपको बनाई हुई मिली होगी पेज 17 के ऊपर। अगर आप लोग अपनी बुक्स भी खोल के देख लें तो कुछ
कुछ इस तरह की डायग्राम होगी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से पूछे गए हैं। The following diagram shows the two processes taking place in the plant cell, that is photosynthesis and cellular respiration. ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है? फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन के टू प्रोसेसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि विच प्रोसेस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट? कौन सा प्रोसेस ग्रीन पार्ट्स में होता है भाई? ये हम तो बोल बोल के रह गए। अब भी अगर आप लोगों को याद ना हो कि ग्रीन पार्ट्स में कौन सा प्रोसेस याद है, तो फिर तो मतलब आपने जो 4 क्लास है आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो फिर आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? तो ग्रीन पार्ट्स में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है? आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अ, बनाता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, व्हिच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स एट ऑल टाइम्स? हर टाइम कौन-सा हो रहा था? डे टाइम और नाइट टाइम। हमने अभी पढ़ा है कि क्या है, रिस्पायरेशन जो है वो डे टाइम में भी होता है और नाइट टाइम में भी होता है। ऑल लिविंग सेल्स नीड एनर्जी कंटीन्यूअसली, सो रिस्पायरेशन हैपेंस डे एंड नाइट। ठीक है? व्हिच प्रोसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच प्रोसेस ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम? भाई डे टाइम कौन-सा प्रोसेस होता है? अभी मैं नहीं बताऊँगी, अभी ये आप लोग जाएँ और इसको कमेंट में लिखें कि कौन-सा प्रोसेस है जो कि डे टाइम में होता है। जाके आप लिख दें कमेंट के अंदर बगैर इसको पढ़े। ये तो आप लोगों को जो है ना ज़ुबानी फिंगर टिप्स में अब याद हो जाना चाहिए। तो भई डे टाइम में जो है प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, सो इट हैपेंस ओनली इन द डे टाइम। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच प्रोसेस कैन हेल्प बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर? तो अभी ये हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे पढ़ा अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ये कौन-सा प्रोसेस है जो कार्बन साइकिल को मेंटेन करता है? दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? It helps to balance the carbon dioxide level in the air because it uses carbon dioxide and releases oxygen, और फिर रात के टाइम क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ठीक है? सॉरी, नाइट टाइम में रिवर्स हो जाएगा ना, ऑक्सीजन को एब्ज़ॉर्ब करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हिच स्ट्रक्चर एक्ट्स एज़ अ सोलर पैनल? सोलर पैनल कौन-सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्ट करता है एज़ अ सोलर पैनल? तो दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करता है। जैसे सोलर पैनल्स जो हैं वो सन की लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसी तरह जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है? अब पेज 18 के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेबल शोज़ द ट्रांसपायरेशन रेट। ट्रांसपायरेशन रेट जो है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो शो किए गए हैं कि डार्कनेस में ट्रांसपायरेशन का रेट ये होता है, 1 होता है, ब्राइट लाइट में 17, स्टिल एयर में 9, मूविंग एयर में 21, ड्राई एयर में 11, मॉइस्ट एयर में 5, वार्म एयर में 16, कोल्ड एयर में 6, ड्राई सॉइल में 2 और मॉइस्ट सॉइल में 18। ठीक है? तो ये कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कि सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंडीशन कॉजेज़ द फास्टेस्ट रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? तो फास्टेस्ट रेट कहाँ पे हो रहा है? दिस इज़ 21, मूविंग एयर में सबसे ज़्यादा जो है ट्रांसपायरेशन का रेट हो रहा है, बिकॉज़ मूविंग एयर रिमूव्स वाटर वेपर क्विकली इंक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन। ठीक है? व्हिच सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कैन इंक्रीज़ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? कौन-सी जो है इसमें आप देख लेंगे सबसे ज़्यादा हैं। तो ब्राइट लाइट है यहाँ पे जिसका 17 है, ठीक है? मूविंग एयर है जिसका 21 है, वार्म एयर है जिसका 16 है और मॉइस्ट सॉइल है जिसका 18 है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं, दीज़ कंडीशन कीप्स टोमेटो ओपन एंड इंक्रीज़ द वाटर लॉस। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच व्हाट सॉर्ट ऑफ कंडीशंस कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन? तो इसमें हमारे पास जो सबसे कम होंगे वो आप लिख देंगे। सबसे पहले डार्कनेस है जिसका जो कि 1 है, मॉइस्ट एयर है जो कि 5 है, कोल्ड एयर है जो कि 6 है और ड्राई सॉइल है जो कि 2 है। तो ये कंडीशन क्या होती हैं, एवापोरेशन के रेट को रिड्यूस कर देती हैं और स्टोमेटा को क्लोज़ कर देती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज़ हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज ट्रांसपायरेशन हेल्प इन वाटर साइकिल। तो ट्रांसपायरेशन जो है ये रिलीज करता है वाटर वेपर्स को, जो कि प्लांट के लीव्स से रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ये वाटर वेपर जो है क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करते हैं, दस हेल्पिंग एंड प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। ठीक है। आई होप कि ये स्ट्रक्चर क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर अभी भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं। हम एक और वीडियो आपके लिए बना लेंगे ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई चीज़ आपको ऐसे ना रह जाए जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर ना हो। ठीक है जी, तो डू राइट इन द कमेंट्स बिलो। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 18 के ऊपर। आपका प्रोजेक्ट वर्क क्या है जो कि आपने क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है पोस्टर आपने बनाना है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ऊपर। ये जो है क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी आ सकता है और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, जस्ट क्या करना है, पोस्टर बनाना है और उसको अच्छे से लेबल करना है। ये कुछ एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, आप इसको भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इंटरनेट से, गूगल से कोई और अच्छा पोस्टर मिल जाता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, डे टाइम ड्रॉ करना है। डे टाइम में आपने एक्सप्लेन करना है कि वाटर और मिनरल्स एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं रूट से, लाइट एनर्जी एब्ज़ॉर्ब की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब की जा रही है, और क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है तो ग्लूकोज़ बन रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है। इसको आप एरो से शो कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, आपके पेपर का इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा। फिर इसके साथ ही आपने नाइट टाइम को बना देना है। नाइट टाइम में भी उसी तरह से होगा, मिनरल्स और वाटर एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन अब प्रोसेस क्या है, उल्टा है। ऑक्सीजन जो है एब्ज़ॉर्ब हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज़ की जो एनर्जी है, फूड की जो एनर्जी है, वो क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। ठीक है जी, तो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और पेपर को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप लोगों को क्लियर ना हुई हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं, और अगर सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है तो वो भी आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखें कि मैम हमें अच्छे से क्लियर हो गया है। आपके कमेंट से ये होगा कि मुझे एप्रिसिएशन मिलेगी कि मैं जो वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, दैट इज़ वर्किंग फॉर यू एंड यू आर गेटिंग टू नो द टॉपिक्स क्लियरली, और आई विल बी हैप्पी। सो keep learning simple, keep learning clear. This is Tabitha, and you are watching Learn with Tabitha. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.